हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से प्रश्नावली 1A का हमने अभ्यास 1 का अब तक 10 सवाल बता चुके हैं और आगे के सवाल आपको बताने वाले हैं। यानी 1 से 9 तक सवाल बता चुके हैं, 10वां सवाल आपको आज बताएंगे। उसके आगे के सवाल जो है उसका नोट्स बनाइए और पढ़िए। जैसे 10वां सवाल है, इस संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग ज्ञात करना है। तो कैसे हम संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग करेंगे बेटा? इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। एक संख्या रेखा बना लिया और इस संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, 0 से संख्याएं लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जितना चाहे उतना आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमें 5 से 5 और 7 को जोड़ना है, तो पहले क्या करेंगे, 0 से 5 तक जाएंगे। कहां जाएंगे? 0 से 5 तक जाएंगे। अब इसके बाद 7 और इसमें और ऐड करना है, तो 7 कदम हम और आगे जाएंगे, 7 संख्या हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहां आ रहा है इसके। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हुआ 5 धन 7 यानी 12। यह है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग ज्ञात करने की विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से कथन असत्य। इसके लिए बेटा जब पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, हमने इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, परमेय, अपरमेय, रामानुजन संख्या, जितनी यौगिक संख्या, ऋण संख्याएं, सबको मैंने बता रखा है। जो बच्चे अब तक न देखो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो जैसे इसमें कहा कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो अभाज्य क्या होता है, जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो पहले सवाल क्या, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का, मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा करें उसका मान अभाज्य आता है, ऐसा कथन है। चलिए मान लीजिए एक अभाज्य संख्या हमने 3 ले लिया, दूसरा अभाज्य संख्या हमने 7 ले लिया। तो जरा 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 × 21 आया। क्या यह 21 भाज्य है का भाज्य? 21 बिल्कुल भाज्य है, क्योंकि 7 × 21 एक कट रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, ऐसा नहीं, 2 अभाज्य संख्याओं गुणनफल भाज्य भी होता है। इसलिए यह कथन क्या है बेटा, असत्य है। इसलिए पहला कथन क्या है इसमें, असत्य। पहला कथन इसमें असत्य है। फिर दूसरा कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो जरा हम 2 धन अभाज्य संख्या लेंगे और उसको जोड़कर देखेंगे कि क्या इसका योगफल सदैव अभाज्य आता है कि भाज्य भाज्य दोनों आता है। तो पहले हम इसमें कहा सदैव भाज्य आता है। चलिए एक अभाज्य संख्या हमने 2 ले लिया और एक अभाज्य संख्या हमने 3 ले लिया। एक अभाज्य संख्या 2 ले लिया, एक अभाज्य संख्या 3 ले लिया, 3 दूनी 5। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं के योगफल अभाज्य तो आ गया,
लेकिन एक अभाज्य संख्या हम 3 ले लें और एक अभाज्य संख्या हम 5 ले लें तो 5 3 8 आ गया। अब 8 क्या है? भाज्य है। अर्थात यह कह देना कि दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ें तो सदैव उत्तर अभाज्य आएगा, ऐसा संभव नहीं है। देखिए यहाँ दो अभाज्य संख्याओं को मैंने जोड़ा तो अभाज्य आया, लेकिन यहाँ पर दो अभाज्य संख्याओं की जोड़ा क्या आया? भाज्य आया। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। यह भी कथन क्या है? असत्य है बेटा, यह भी कथन असत्य है, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, सदैव अभाज्य होगा, यह कथन बिल्कुल असत्य है। इसके बाद सी वाला है कि यदि ए और बी कोई दो ऋणात्मक पूर्णांक ले लें, उनका योगफल भी सदैव ऋणात्मक होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। जैसे बेटा एक ऋणात्मक पूर्णांक हमने 2 ले लिया, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हम -3 ले लिया, इनको जोड़ेंगे उत्तर क्या आएगा? -2 में -3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -5। यानी जब भी हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे उसका मान ऋणात्मक होगा। इसलिए यह भी कथन क्या है? बिल्कुल यह कथन सत्य है। ये कथन क्या बेटा? सत्य है। तो पहला और दूसरा असत्य है और तीसरा क्या है? सत्य है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए एक धन पूर्णांक है, दिखाइए कि संख्या a+1, a+2, a+3 यह 24 से विभाजित होगा। पहली स्थिति यह कर दिया कि a एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक क्या होता है बेटा? जैसे धन पूर्णांक आपका 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? धन पूर्णांक। कह रहा है कि अगर इन धन पूर्णांकों को यानी ए बराबर हम क्या मान लें? 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, 4 मान लें, 5 मान लें, 6 मान लें, इसमें से कोई भी संख्या हम ए बराबर मान लें और उस मान को हम इसमें रखें और रख के हल करके देखें कि जो मान आएगा वह 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए ए है, a+1 है, a+2 है, a+3 है। चलिए हम a बराबर 1 रखते हैं। जहां जहां a है बेटा वहां क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। चलिए a का स्थान क्या रखा? 1, फिर a का स्थान पर 1, इस 1 को ऐसे लिखा, फिर a का स्थान पर 1, 2 ऐसे है, फिर a का स्थान पर 1, 3 वैसे है। 1 वैसे रखा, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 2 जोड़ा 3, 1 में 3 जोड़ा 4। जरा गुणा करो, 4 3 12 दूनी 24, 24 आ गए। अब ये जो हमने a बराबर 1 धन पूर्णांक रखा तो कितना माना है? 24। अब यह 24 से 24 देखिए विभाजित हो रहा है। इसमें जो हमने धन पूर्णांक 1 रखा तो कितना आया? 24, और यह 24 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। देखिए यहाँ पर a बराबर आप 2 भी रख सकते थे। अगर 2 रखते तो क्या कंडीशन होता? इसी में रखते a+1, a+2, a+3। अब जहां a है वहां 2 रखें, यहाँ 2 रख दिया, फिर a का स्थान 2 रखा, 1 वैसे है, a का स्थान 2 रखा, 2 ऐसे है, फिर a का स्थान 2 रखा, 3 ऐसे है। 2 वैसे है बेटा, 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ, 2 2 4 और 3 2 5, 5 चौक 20 दिया, 60 दुनिया कितना आया? 120। अब देखिए क्या 24 से 120 कट रहा है कि नहीं? काट के देख लो। 120 में 24 को भाग दो, 12 दूनी 24, 12 दहा में 120। अब 10 में अगर हम 2 को भाग दिया, 2 25 10, यानी 120 में अगर आप 24 का भाग ऐसे भी भाग दे सकते हैं आप। 120 में आप 24 भाग दे, 24 पंजे 120, देखो 5 20 0, 5 में 10 2 12, 24 से विभाजित हुआ नहीं। अर्थात आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर a एक धन पूर्णांक है तो इस धन पूर्णांक को रखने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वह 24 से विभाजित होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां। यदि a एक समधन पूर्णांक है, b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सम होगी। यहाँ कह रहा है कि a को सम मान ले और b को विषम मान ले। जैसे a अगर हमने सम माना है तो 2 ले लेंगे, b विषम माना है तो इसको 3 ले लेंगे। ठीक, क्योंकि सम संख्या वही होती है जो 2 से विभाजित होती है, विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती। हमने एक सम संख्या 2 ले लिया, एक विषम संख्या 3 ले लिया। अब इस a b का मान, ये सम है, b विषम है, 2 विषम है, 3 विषम है, 2 विषम है, 3 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 विषम है, 3
और ये विषम। अब हम इसी में रखते चले जाएंगे खुद ही में। जैसे ए स्क्वायर है, एक मान हमने क्या मान रखा है 2, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या है 4, ये क्या है आपका सम है। अब यहाँ बी स्क्वायर है, बी का मान हमने क्या रखा है, क्या माना है 3, या बी के स्थान पर हमने 3 रखा, 3 त्रिका 9, ये 9 क्या है विषम है। फिर ए प्लस बी है, एक मान कितना माने हैं 2, और बी का मान कितना माने हैं 3, तो 3 2 5, ये 5 क्या है विषम है। इसके बाद ए गुणे बी है, एक मान 2 है, बी का मान 3 है, तो 3 दूनी 6, ये आपका सम है। अब यहाँ पे ए है, ए प्लस 1 है, एक मान हमने 2 मान रखा है, फिर एक का स्थान 2 धन 1, 2 1 3, तो 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, ये भी क्या है बेटा सम है। अब हम फिर इधर चलें, बी और बी प्लस 1 है, बी का मान हमने 3 रखा है, बी का मान 3 और धन 1, 3 1 4, 3 गुणे 4 4 3 12, ये भी क्या है आपका सम है। आप देख रहे हैं कौन कौन संख्या, चूंकि इसमें सम पूछा है, तो सम आपका ये पहला वाला सम है, उसके बाद ये वाला सम है, और ये भी आपका सम है, उसके बाद ये भी आपका सम है। तो सम कौन कौन आए आपका, सम संख्याएं कौन कौन सी हुई, सम आपका हुआ एक तो ए स्क्वायर वाला सम है, और एक आपका ए गुणे बी वाला सम है, और एक आपका ए प्लस 1 भी सम है, ए प्लस 1 भी सम है। उसके बाद बी और बी प्लस 1 भी क्या है आपका सम। तो समझ गए, यानी आपका ए वाला सम है, ए वाला सम है, और ए प्लस बी ये सम नहीं है, ए स्क्वायर वाला सम हो गया, ए गुणे बी ये सम हो गया, ए प्लस 1 ये भी सम है, और बी प्लस 1 ये भी सम है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के आधार पर, किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। जैसे यहाँ 3 गुणे 8 धन 7 बराबर 3 गुणे 8 धन 3 गुणे 7, यह बेटा जो है योग के सहचर नियम पर आधारित है, योग पर गुणा के वितरण नियम पर आधारित है। क्योंकि यहाँ देखिए 3 गुणा 8 में करेंगे, फिर 3 गुणा 7 में किया है, इसलिए किस नियम पर आधारित है, गुणा के वितरण नियम पर आधारित है, यह सत्य है। फिर ये वाला जो है 3 + 5 + 9 बराबर 3 + 5 + 9, क्योंकि यहाँ पर योग का सहचर नियम क्या कहता है कि क्रम बदलने से योग फल में कोई अंतर नहीं होता। देखिए 9 5 14 3 17, 5 3 8 9 8 17, इसलिए किस नियम पर सत्य है, यह जो है सहचर के नियम पर सत्य है। अगला देखिए यहाँ पर क्रम बदल देने से यह गुणा के क्रम में नियम पर सत्य है, इसलिए सत्य है कि यहाँ पर किसी संख्या का क्रम बदल दे, 2 में चाहे 3 गुणा करिए, चाहे 3 में 2 गुणा करिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यह जो है आपका गुणन के क्रम में नियम पर यह कथन सत्य है। उसके बाद 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5, तो ए बराबर 3, यानी एक स्थान पर अगर 3 रखेंगे तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा, अर्थात यह निरसन नियम के ऊपर यह आधारित है, उसके आधार पर सत्य है। अब 15वां सवाल है, संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को कैसे व्यक्त करें बेटा। पहले आप क्या करेंगे, एक रेखा खींचिए, यहाँ के मध्य बिंदु है, इसको हम O मान लें, ठीक। इस O बिंदु के इधर माइनस होगा, इधर क्या होगा, या इसको हम 0 मान लें, 0 के इधर बाएं तरफ माइनस और दाएं तरफ प्लस, -1 -2 -3 -4 यहाँ बेटा 1 2 3 4 5। क्या आप देख रहे हो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, पहले में 0 आपका यहाँ व्यक्त हो गया, उसके बाद -2 आपका यहाँ व्यक्त हो गया, -5 आपका यहाँ, और 1 आपका यहाँ व्यक्त हुआ,
2 आपका यहाँ व्यक्त हुआ, 5 आपका यहाँ व्यक्त हुआ। ठीक है, यह है -5, -2, 0, 1, 2, 5 को संख्या रेखा पर दर्शाने का तरीका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अध्याय 2